डिस्क्लेमर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा काम बस आपको नॉलेज देना है। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में 2026 में। एप्रॉक्स आप समझिए कि 2035 तक अगर हम इन्वेस्टमेंट को मोटा-मोटी लगा लें, तो हमें कौन-कौन से इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से हमें आईटी जैसा ग्रोथ मिलेगा, जो 90s और लेट 20s में स्टार्टेड हुआ था, इंडिया के आईटी सेक्टर हब बने थे। कि जो इंडिया की आईटी सेक्टर था, वो आप 2002 में अगर देख लें तो ये 6 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2026 में बढ़कर $315 का हो गया है। $315 का हो गया है। वहीं पे बात की जाए तो ये 50x ग्रोथ हो गया था 24 से 25 साल में। तो क्या हमें ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो इंडिया को अगर अब इन्वेस्टमेंट किया जाए किसी किसी पर्सनल के द्वारा, तो उसे इस तरह का ग्रोथ मिल सकता है? भारत के भविष्य के निवेश अवसरों की ओर जानेंगे कि कौन-कौन से सेक्टर आने वाले वर्षों में गेम चेंजर बन सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर एक हमेशा के लिए भारत का रहा है, जो इसमें हम लोगों ने परचम लहराया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है। पहला सेक्टर हम एक बात अभी तक हो रही है जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी और हमारे गवर्नमेंट की दोनों की नज़र इस सेक्टर पे है। तो सबसे पहली बात इस सेक्टर की जाए तो दुनिया में लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में चिप्स का इस्तेमाल होता है। चाहे वो आप देख लें टीवी हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होती है। तो भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित कर रही है और कंपनीज़ भी आ रही हैं इनमें और काम भी शुरू हो चुका है। पर हमें अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है जिसे कंप्लीट करना है, तभी हम जाकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट को कर पाएँगे। भारत इस क्षेत्र में अगर सफल होता है तो आने वाले वर्षों में हमें एक बड़ा अवसर मिल सकता है। तो इसके लिए हमें 2026 में कम से कम तो सोचना होगा, अगर हमें इस तरह से आगे बढ़ना है तो। वहीं 2000 अगर हम बात करें अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर की, अगर हम बात करें कि कौन-सा सेक्टर और भी हो सकता है, तो हमने आईटी का देखा प्रूवन हमें 50x का मिला। दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक रिन्यूएबल एनर्जी है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी है। वहीं पे अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी 2030 तक और ग्लोबल शिफ्ट करना है हमें क्लीन एनर्जी, ताकि इसके लिए ह्यूज डिमांड हो सके। इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग, हमारी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रही है, बीईएस पे काम कर रही है, बैटरी एनर्जी पे भी काम कर रही है और ये एक हब हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता है 20x, 40x का। इस सेक्टर को बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम आगे बीट कर पाएँगे क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो हमेशा चाइना की आती है। हमारे सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो 2070 का नेट ज़ीरो का जो हमारा टारगेट है उत्सर्जन का, इसे सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश से हम कर सकते हैं। जैसे-जैसे ऊर्जा की माँग बढ़ेगी, यह सेक्टर भी आगे बढ़ सकता है। वहीं पे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक तरह से आप समझिए कि भारत के लिए ईवी सेक्टर में एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटीज़ है। सरकार की नीतियाँ, बढ़ती ईंधन कीमतें और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ईवी की माँग को बढ़ावा दे रही है। आए दिन ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें होती रहती है। जो चीज़ बरसात बाद में होनी होती है, वो पहले हो रही है। गर्मी कभी-कभी आपको ठंड में भी हो जाती है। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग आप देखेंगे आए दिन कभी ड्रॉट आता है या तो फ्लड आता है। इसमें जो है बैटरी निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी कंपनियाँ भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारत उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वहीं पर अगर हम देखें दूसरा सेक्टर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भारत को ये सेक्टर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक कंपनी है, जब भारत जो है 4th नंबर 5th नंबर पे पहुँच गया था, लेकिन ताइवान की ये जो कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी अपने आप में समझिए कि पूरे ताइवान का जीडीपी है, अप्रॉक्स 40 टू 45% जीडीपी का ये कैटर करता है और इसने देखा कि 10 ईयर्स में आप देखेंगे कि 11 से 1200% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी और ये कंपनी पूरी तरह से कंडक्टर पे काम करती है। तो ये इस कंपनी की वजह कर इंडिया का जो अभी पोजीशन है वो 6th पे आ गया फिर से। तो हो ना हो आगे अगर नेक्स्ट हमारे आगे अब जस्ट पीछे जो है कनाडा है और एक कंट्री और है जो हम उससे अभी आगे पीछे हो रही है। तो थोड़ी-थोड़ी सा फ़र्क है मार्केट का भी, बस एक डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट किस तरह से कैटर करता है। तो एक हमारा जो एक सबसे बढ़िया काम अभी जो चल रहा है, हमारे बहुत सारी कंपनियाँ भी उसमें काम कर रही हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुकी है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम अपने अपने आर्म्स एम्यूनेशन किस दूसरे कंट्रीज़ को भी सेल कर रहे हैं। रक्षा उपकरणों का घरेलू उत्पादन भी बढ़ रहा है और निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में आने वाले वर्षों में भी निवेशकों की अभी भी नज़र है और जो पहले जुड़ चुके हैं, आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर में भी कंपनी कुछ जैसे कि एमटार हो गई, ये सब कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ अप एंड डाउन आती रहती है, लेकिन उनमें से हमें आगे निकलना है। सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज़, एआई और डिफेंस जैसे सेक्टर भारत के भविष्य को आकार दे सकती है। जिस आईटी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो 50x का जो हमें चाहते हैं कि हमें एक तरह से रिटर्न मिले, वो इन सब सेक्टर में हमें मिल सकता है। बस इसमें ज़रूरत है कि सही से काम होने की।
लेकिन याद रखें किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और जोखिम को समझें क्योंकि पैसा आपका है। हमारा काम बस एजुकेशन देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें माय डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टॉक मार्केट @ईज़ को भी एक मोटिवेशन दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।